तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, द कॉन्स्टिट्यूशन द सोर्स ऑफ ऑल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आल्सो। और इन्हीं चीजों को बताने के लिए किस प्रकार से भारत का संविधान, यानी ये पावर्स को देने के लिए संविधान किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन बातचीत करेंगे। तो सभी संस्थाएं ऐतिहासिक परिणाम कह सकते हो कि जो ये पूरा एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है एक पूरा ऐतिहासिक विकास का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का। तो किस प्रकार से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुआ है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को भारतीय संविधान के आप इन व्यू ऑफ स्टडी, अध्ययन के दृष्टि से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हिंदी में भी मैंने लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है ना। पहला पार्ट आप 1600 से 1765 तक, ठीक है ना, इवेंट ऑफ ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जब भारत आए, इन इंडिया, फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फाउंडेशन की गई भारत में, सबसे पहली चीज यहाँ पर हुआ। देन उसके बाद 1765 से 1858 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्परर, तो ब्रिटिश जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश हुआ, गठित हुआ। और खासकर यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 वगैरह का है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सामने आया। क्या बहुत ज्यादा तरीके से बातचीत करता है, बहुत सारी बातें करता है, तो इसको हम समझेंगे। देन अगली चीज यहाँ पर 1919 से 1947 तक, 1919 से 1947 तक कमेंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड रिफॉर्म बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर ईयर में सबसे ज्यादा काम का है, इसलिए जो चीज काम की है उसको मैंने थोड़ा सा अलग से भी हाईलाइट करके रखा है। तो मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड जो रिपोर्ट है 1919 का, जिसको भारत शासन अधिनियम भी बोला जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन, अच्छा इसमें मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड के अलावा 1935 का भी हम एक्ट देखेंगे, 1935 का भी एक्ट देखेंगे। और लास्ट में हम कह सकते हो कि जो संविधान का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार से किया गया। तो इस प्रकार से 5 पार्ट में मैंने इसको रखा है। और बहुत ही बेसिक अपन इसको बातचीत करेंगे, बहुत डिटेल से भी नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं बताएंगे, ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, वो प्रॉपर्ली आपके यहाँ पर क्लियर होते रहें। ठीक। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो इवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लगभग सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। महारानी एलिजाबेथ उस समय थी, उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से, चार्टर का मतलब पहले एक ऐसा आदेश, इसको हिंदी में बोलते हैं राजलेख। हिंदी में आप उसमें चार्टर हिंदी में भी लिखा है, लेकिन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको यूज करते हैं राजलेख, यानी कि राजा के द्वारा लिखा गया कोई भी लेख। इन एनी रिटन इंस्ट्रूमेंट्स मेड बाय एम्परर, किंग, तो उसको अपन चार्टर बोलते थे। तो वो चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर्स प्रोवाइड किए गए व्यापार करने के लिए। और उसी चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के, चूंकि भारत में उस समय मुगल एम्परर, मुगल जो कह सकते हो कि शासन चल रहा था, और उस समय जहांगीर का शासन था। जहांगीर कौन है बताओ, जहांगीर कौन है? जहांगीर, मेरी आवाज आ रही है? सब गायब हो गए, वीडियो छुपा करके बैठ गए। वीडियो बंद करने में सभी एक्सपर्ट हो। जहांगीर कौन है? वंशज थे सर, अकबर का वंशज था सर जहांगीर। अकबर का वंशज, अकबर सर सलीम ही जहांगीर था। बिल्कुल, सलीम ही जहांगीर था, शहजादा सलीम। तो बेसिकली यही जहांगीर था। तो इनसे, जहांगीर साहब से इन्होंने परमिशन ली, ठीक है ना। अब ठीक है, सर थॉमस रो और 2-3 लोगों ने मिलकर के वहाँ पे परमिशन ली थी, इतना डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है। और 1908 में पहली जो बस्ती है वो कहाँ पर? सूरत में एस्टेब्लिश की। तो शाही फरमान, रॉयल जो फरमान दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सूरत में इन्होंने पहली बस्ती अपनी लगाई। तो यहाँ पर देन उसके बाद फिर समय के साथ, इन द कोर्स ऑफ टाइम, फंक्शनिंग द बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में
धीरे धीरे इन्होंने प्रेसिडेंसी ऑफ कंपनी यानी कि मुंबई कोलकाता मद्रास में मुख्य बंदोबस्त प्रेसिडेंसी बनाए गए, ठीक है ना, हेड ऑफिस इसको अपन बोल सकते हैं, उनको बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। बाद में 1601 के चार्टर में कंपनी को सुशासन के लिए, मतलब यहाँ पे प्रॉपर यानी कि सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए बोला गया कंपनी के कि भैया ये आपस में पावर्स बना सकते हैं, माइनर लेजिस्लेशन वगैरह बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, माइनर लेजिस्लेशन वगैरह, और दे कुड नॉट मेक द एनी चेंज ऑफ इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन व्यापार व्यवसाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, यही चीज यहाँ पर बोला गया। इससे ज्यादा बड़े परिवर्तन आप यहाँ पर नहीं करोगे, यही सबसे प्रमुख चीज इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि शुरुआत में की गई। अब इस दौरान सबसे जो प्रमुख चार्टर था, जो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड था, वो था 1726 का चार्टर, द चार्टर ऑफ 1726, राजलेख 1726 का राजलेख। तो बेसिकली इस चार्टर के माध्यम से गवर्नर और 3 प्रेसिडेंसी परिषदों को कानून बनाने, उल्लंघन, दंड लगाने के अधिकृत किए गए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदन और पुष्टि नहीं की जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉपर व्यवस्था की गई। चार्टर अथॉराइज द गवर्नर द काउंसिल ऑफ 3 प्रेसिडेंशियल ऑफ द मेक लॉ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर्स दी गई, और इम्पोज द पनिशमेंट फॉर द देयर कंट्रावेंशंस, कोई भी यदि विधि का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट की बातचीत की गई। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कानून का जो ओरिजिन है कहां से हुआ, बताइए, आपको पता है, जानकारी है कानून कहां से उद्भव हुआ? कानून का ओरिजिन कहां से हुआ? सर रूढ़ी प्रथा से। नहीं, रूढ़ी प्रथा से तो हुआ, लेकिन बाय द लॉ, मतलब बाय द फैक्ट, किस देश से, किस जगह से माना जाता है कि हाँ भैया कानून लिखित रूप से जो हम लोग अब कोडिफाइड लॉ वर्तमान में पढ़ते हैं, कहां से उसका उद्भव? इंग्लैंड। इंग्लैंड से हुआ। सभी सहमत हैं? कानून का ओरिजिन बेसिकली रोम से हुआ था, ठीक है ना। और बाद में कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो, जो लागू करना, अंग्रेजों ने सही तरीके से किया। अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने और पुर्तगालियों ने भी, मतलब कई लोगों ने बाद में किया, लेकिन इन्होंने सही तरीके से, फ्रांसीसियों ने सही तरीके से कानून को अप्लाई करना चालू किया, और उसके माध्यम से इन्होंने धीरे 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 धीरे, कहने के लिए बाय लॉ, ये इसीलिए ब्रिटिश एम्परर का कानून इस तरह का था कि एक समय ब्रिटिश एम्परर इतना ज्यादा फैला हुआ था कि कहते थे कि उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता है, यानी कि इतने दूर तक उसका साम्राज्य था कि कहीं ना कहीं तो दिन होगा ही, ठीक है ना। पृथ्वी के 2 पार्ट में दिन रात की कहानी चलती है, तो कहीं ना कहीं तो उसको दिन मिलेगा ही, तो इतना ज्यादा था। और वर्तमान में देखिए तो कितने कम में इंग्लैंड आपका सिमट गया है, लेकिन एक समय पूरा अमेरिका जहां देखिए वहां पर इंग्लैंड ने राज किया था, ठीक है ना। मुद्दे की बात करते हैं, एज ए नॉलेज पढ़ते जाइएगा, विश्व इतिहास की बातचीत है, कभी आप लोग, क्योंकि अब जीके जीएस में भी है, एडीपीओ में भी थोड़े बहुत जीके जीएस जुड़ गए, लेकिन ना डिटेलिंग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 1726 के चार्टर में ये सब बहुत बारीक बारीक बातचीत की मैंने, देखिए नोट्स में प्रॉपर्ली आपको वहां पर शेयर भी कर दिया है, और काम की सभी चीजों को मैंने यहाँ पर विद पॉइंट रखा है, ताकि यहाँ पर, और आप 1-2 बार पढ़ोगे तो इतनी सरल तरीके से लिखे हैं यहाँ पर कि आपको 1-2 बार पढ़ने पर ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चार्टर ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास में मेयर कोड की स्थापना की, और यहाँ पर अंग्रेजी कानून पेश किए, यानी कि मेयर कोड की जो स्थापना थी, वो मेयर कोड की स्थापना बेसिकली यहाँ पर इसलिए की गई थी ताकि जो छोटे मोटे, क्योंकि कंपनी का काम क्या था, व्यापार करना, तो जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट होते थे, व्यापारिक जो विवाद होते थे, तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट को एक तरह से सेटल करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए यहाँ पर मेयर कोड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1773 के चार्टर के माध्यम से, सॉरी 1773 मैंने बोल दिया, 1726 के चार्टर के माध्यम से। फिर अब इसके बाद क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ 1757 में, द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही बड़ा बैटल था, क्योंकि तब तक कह सकते हो कि जो मुगल थे वो काफी कमजोर हो चुके थे, और केवल बंगाल का जो उस समय नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, वो सबसे मजबूत
प्रशासक था उस समय, तो प्लासी के युद्ध में इसको हरा दिया गया और इसको हराने के बाद ब्रिटिश कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा कह सकते हो कि जीत थी। और इसके बाद एक लगभग ब्रिटिश एम्परर की जो है तो फाउंडेशन नींव जो वॉर ऑफ प्लासी के बाद पड़ी। कभी कभी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किसके बाद ब्रिटिश एम्परर की नींव जो है तो फाउंडेशन जो है तो मजबूत हुई थी, वो वॉर ऑफ प्लासी के बाद हुई थी। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देन अगली बातचीत हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद 1765 में शाह आलम, बेसिकली ये शाह आलम जो है ये नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति के मंत्री था और बाद में फिर इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार वगैरह दिए गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शाह आलम की कहानी भी है थोड़ी सी। ये वॉर ऑफ प्लासी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखिएगा। देन अब आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज आपका इसके बाद से चालू होता है 1765 से लेकर के आपका 1858 तक का जो फेज था, ये सेकंड फेज था। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला इस सेकंड फेज में जो प्रमुख एक्ट आया, जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ाया जाता है, वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के ब्रिटिश सांसद के अधिकार पर जोर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाहा कि थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से कह सकते हो कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बेहतर काम करे, क्योंकि देखो उस समय तक क्या था कि अंग्रेजों को भारत में 150 साल के ऊपर हो चुका था और यहाँ से जो भी गवर्नर, जो भी अधिकारी कर्मचारी इंग्लैंड से आता था, जब यहाँ से लौटता था तो बड़े बड़े जहाज में माल संपत्ति लेकर के लौटता था, तो लोगों के मन में बड़ा इंग्लैंड में ये भाव पैदा होने लगा कि भाई इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा अपने पास रिसोर्सेस हैं, यानी कि वहां पर यदि एक बार चले जाओ और 10, 12, 15 साल काम कर लो तो अमीर होने की पूरी संभावना है। यानी इस तरह की इंग्लैंड में बिल्कुल हवा फैल गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रिटिश एम्परर भी चाह रही थी कि हमारा कंट्रोल बने, क्लियर कहानी। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिटिश संसद ने उसको और बेहतर तरीके से बनाने पर जोर दिया। कंपनी के निदेशक मंडल को, संविधान को बदल दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार, यानी कि कंपनी पर अब थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार का जो कंट्रोल है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, वो कहते हैं ना कि जब कंपनी थोड़ा ज्यादा बेहतर होने लगती है तो सरकार उस पर अपना कंट्रोल, बस वही चीज यहाँ पर हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल भारत में अच्छी तरीके से पकड़ बना ली तो अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर मजबूत शिकंजा कसना चालू किया। तो इसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर बनाया गया। बंगाल के प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और 4 पार्षद काउंसलर को भी अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। प्रेसिडेंसी और 4 काउंसिल यहाँ पे अपॉइंट किए गए और परिषद को बंबई सरकार, मद्रास अधीक्षण नियंत्रण की शक्ति भी नहीं थी। और साथ में चूंकि देखो बंगाल को एक तरह से सेंटर पॉइंट रखा गया और साथ में ये कहा गया कि भाई बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके ऊपर जो है तो कहाँ का कंट्रोल वेस्ट किया गया, उसको निहित किया गया कि आप मद्रास और बंबई पर भी जो है तो कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रेसिडेंसी शहरों पर कंट्रोलिंग की भी पावर दी गई। ये सिंपल, यानी पूरा आप ये 3 लाइन पढ़ोगे, 3 पैरा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश जो एम्परर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाने के लिए ये सभी प्रावधान किए, ठीक है ना। तो पहले चलो कंपनी पर पकड़ बना लिए। अब अगला यहाँ पे बहुत प्रमुख काम किया था बाद में, यहाँ पर देखो बंगाल का जो राज्यपाल को बंगाल गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बड़ा ये अपॉइंटमेंट था उस समय, ठीक है। ये भी चौथा पॉइंट भी उसी में है। अब अगला जो 2 पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है कि 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया जिसके 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर, यानी कि 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस के साथ जो है 1+3 यानी कि 4 जजेस के साथ एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुई, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ये एस्टेब्लिशमेंट, यानी भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में बना, ये ध्यान रखिएगा। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो चीफ जस्टिस से सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे was the first chief justice of Supreme Court at कलकत्ता। अच्छा, यहीं से हम थोड़ा सा एज ए नॉलेज, बाकी तो पढ़ेंगे, भारत में जो संविधान अप्लीकेबल, मतलब संविधान इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में एस्टेब्लिश है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? किसी को आइडिया है, जानकारी है? प्लीज कोई जानकारी दे सके तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है आवाज। जी बताइए, तो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? किसी को जानकारी नहीं है? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शनिंग है, कार्य कर रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 28 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और उस समय जब इसको बनाया गया, उस समय एक CGI प्लस 7 जज को यहाँ पर बनाया गया। आप लोग वीडियो क्यों बंद कर देते हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब पहला आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई है, हमने देख लिया। देन अगली बातचीत, अगला प्रमुख, अब चूंकि देखो कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है, वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और इसीलिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसमें काफी चेंजेस किए गए, लेकिन वहां पर बहुत सारे डिफेक्ट भी थे, कमियां भी थी। तो उस कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को यहाँ पर पारित करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, 1773 था, उसमें जो भी डिफेक्ट्स थे उसको दूर किया जा सके, तो रिमूवल द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। और चूंकि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और उनके रेफरेंस से इसको सामने लाया गया, इसीलिए इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ने बेसिकली थोड़ा सा एक काम ये किया था, सबसे प्रमुख काम यही किया था कि एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल पॉलिटिकल अफेयर द कंपनी। उसने क्या किया कि कंपनी के जो अफेयर्स थे, मामले थे, तो कमर्शियल अफेयर्स को अलग कर दिया और पॉलिटिकल मामलों को अलग कर दिया, और उसके लिए अलग अलग काउंसिल की स्थापना कर दी, ठीक है ना, ताकि अच्छी तरीके से। और यहाँ पर कह सकते हो कि उन पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें छह एक कमिश्नर की जो है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, काउंसिलिंग द 6 कमिश्नर वाज एस्टेब्लिश बाय दिस एक्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई ताकि इस पर कंपनी पर और अच्छे से नियंत्रण लगा सके, कंट्रोल कर सके उनके कामों पर, ठीक है ना। चलिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्टैब्लिश हो गई। और ये बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, ये कह सकते हो कि तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स कंपनी के वाणिज्यिक मामले प्रबंधन करती थी, जबकि राजनीतिक मामले, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल केवल राजनीतिक मामले देखती थी, ठीक है ना। अब ये 5 गलती से हो गया, और बाकी जो है तो आपका, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 बोर्ड बना दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी वो बेसिकली जो है तो जो आपके कमर्शियल जितने भी मामले हैं उनको देखती थी, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थी वह जो पॉलिटिकल मामले उनको देखती थी। ये प्रमुख काम किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ठीक है ना। देन अगली बातचीत, बाद में फिर यहाँ पर वो आगे भी नियंत्रण बोर्ड ने ब्रिटिश सूचना दी सीधा, मतलब, और जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो डायरेक्ट किसको अपनी सूचना देती थी, ब्रिटिश एम्परर को। तो एक तरह से
डायरेक्ट, यानी कि ब्रिटिश एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभाव बनाना चाह रही थी, तो इसके लिए यहाँ पर ये काम किया। अब देखो अंग्रेज जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, पहले कंपनी का ही प्रभुत्व, कंपनी पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि एक काम बांटना चालू किया। अब जब यहाँ पर काफी हद तक कंट्रोल आ गया, तो आया आपका 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी में राजलेख, 1813 का राजलेख बोला जाता है इसको। तो बेसिकली इस एक्ट में सबसे प्रमुख काम क्या किया था कि पहले भारत में व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, यानी केवल भारत में एक ही कंपनी व्यापार कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि किस चार्टर के माध्यम से, जो चार्टर वो 1600 ईस्वी में अपने साथ लेकर के आए थे उसके माध्यम से। लेकिन 1813 के चार्टर के माध्यम से इंग्लैंड के जो भी प्रशासक थे, महारानी थी जो भी थी, तो उन्होंने जो एक्सक्लूसिव राइट्स था उससे छीन लिया और सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया कि भैया जो भी इंग्लैंड में कंपनियां हैं वो सभी भारत में जाएं और व्यापार कर सकती हैं। यानी सभी के लिए यहाँ पर कह सकते हो कि रास्ते खोल दिए गए व्यापार भारत में करने के लिए, ठीक है। और भारत के परिषद द्वारा नियमों को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा, और साथ में कहा कि भारत में भी कोई भी नियम बनेंगे तो अप्रूवल कौन करेगी, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, ठीक है ना। और भारतीय जनता की शिक्षा को बढ़ावा देने के। अब देखो ये वो समय था जब ब्रिटिशर ने ये चीज समझ लिया था कि भारत में लंबे समय तक हमें शासन करना है, और इंग्लैंड से आने वालों की जो संख्या सीमित थी। पहले उस समय हवाई जहाज तो चलते नहीं थे कि फुल से उड़ के आ गए और फुल से चले गए, उस समय तो जहाज चलते थे। और इंग्लैंड से भारत आने में मुझे जहां तक ध्यान नहीं है, शायद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक का समय लगता था, काफी लंबा ट्रेवलिंग पीरियड होता था। तो कोई भी यदि सेना वोना बुलवाना पड़े तो उससे अच्छा कि भैया धीरे धीरे यहीं पर इसी देश में ही जो है तो थोड़ा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अपने हिसाब से जो इंग्लिश जो शिक्षा पद्धति है उसको अडॉप्ट किया जाए, और यहीं से ही जो है तो अपने लिए अधिकारी, कर्मचारी और बहुत सारे लोग, व्यक्तियों को जो है तो प्रोड्यूस किया जाए। तो ये मेन उद्देश्य था, और इसके लिए भारत की देखा जाए तो 1813 के चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश जो एजुकेशन है वो भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसारना चालू कर दिए थे, ठीक है ना। उसी समय थोड़ा सा कह सकते हो कि वित्तीय प्रावधान भारतीय साहित्य में, मतलब कि विज्ञान बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कार्य किए गए, फाइनेंशियल प्रोविजन वाज मेड, ठीक है ना। तो इंक्रेज करने के लिए कि भाई इंडियन लिटरेचर वगैरह को भी यहाँ पे काम किया, ठीक है ना। ठीक है, अंग्रेजों ने भले किसी उद्देश्य के लिए किया हो, लेकिन इन्होंने ये सब भी किया। और साथ में चूंकि अपना धर्म ही फैलाना था, तो जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं तो उनको भी मौका दे दिया गया कि आप भी जाइए और अपने धर्म का प्रसार कीजिए, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है आपका अगला 1833 का चार्टर, द चार्टर एक्ट 1833। 1833 का जो चार्टर था, इसके माध्यम से सबसे प्रमुख चीज क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, यानी 1833 के चार्टर के माध्यम से सबसे प्रमुख चीज ये की गई कि पहले भारत में जो कंट्रोल करता था गवर्नर जनरल, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और पहले ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत का गवर्नर बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। और साथ में क्या कर दिया गया कि विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव जो पावर है पूरी तरह से गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। विधायी शक्ति यानी कि भारत में, अब चूंकि तब तक वो विधि बनाना चाहते थे, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह आप अगला पढ़ोगे, क्योंकि 1833 के माध्यम से भारत में पहला लॉ कमीशन बना था, विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में। और चूंकि भारत में शिक्षा को प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया था, और भारत में धीरे धीरे डिसाइड किया कि कानून हम लागू करना चालू करेंगे, तो सबसे पहले जो जर्नल जो ऑफेंस है, सामान्य जो अपराध है, उसके लिए आईपीसी बनाने की बातचीत चालू की गई, और ये काम लॉर्ड मैकले को दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि 1834 से आईपीसी का ड्राफ्ट बनना तैयार हुआ था, और 1837 में आपका आईपीसी का ड्राफ्ट बनके तैयार हो चुका था, लेकिन किसी वजह से वो उस समय अप्लीकेबल नहीं हो पाया, लागू
बाद में जो 60 में उसको परमिशन, वही जो गवर्नर जनरल को इसीलिए पावर भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना नोट्स इस प्रकार से बनाया है ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज को समझ सकें। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? किसको किसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? और किसी को समस्या? यस सर, कट रही थी आवाज। ऐसा बीच में अभी थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी सी आवाज कटी थी। चलिए, थोड़ी सी आवाज कटी थी, अभी तो फिलहाल आ रही मेरी अच्छे से आवाज। चलिए, नेट है, नेट की तो यही समस्या है। चलिए, तो ये भारतीय विधायी प्रशस्ति, बातें समझ में आ रही हैं? आवाज तो चलिए आती रहेगी, मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं अच्छे से? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी। हाँ जी, आ रही ना? चलो, नहीं आवाज तो आ रही, मेरी बातें भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि केवल आवाज ही आ रही है? आ रही है, बातें भी समझ में आ रही है अच्छे से? समझ में आ रही है। बोर और तो नहीं हो रहे हैं? इतिहास पढ़ाना बड़ा बोरिंग का काम है भाई, हैं? कोई सोया तो नहीं? इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ा चालू करने पर जोर दिया कि भैया हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हैं? सो जाओ जबरदस्ती, और फिर माइक चालू करके सो जाओ और खर्राटे की आवाज बैकग्राउंड में गूंजने लगे, है ना? चलो, तो इसलिए जगाने के लिए। तो यहाँ पर 1833 के चार्टर में हमने यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा भारत में कानून आयोग की इस्टेब्लिश की गई, लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और ये सभी बातें हमने यहाँ पर देख ली। सबको समझ में आ रहा है? देन अगला था यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853। अगला एक्ट था यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1853। तो चार्टर एक्ट जो 1853 था, बेसिकली इसमें 12 सदस्यों से मिलकर भारत में एक विधान परिषद, बहुत महत्वपूर्ण, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि भारत में पहला विधान परिषद कब बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है ना, विधान परिषद बनाया गया, और भारतीय विधायक पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया, यानी कि कह सकते हो कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, स्थानीय प्रतिनिधि, यानी कि भारत में जो भी उस समय जो नेता थे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो भी रिप्रेजेंट अपना इन्होंने इस परिषद में किया था। और तीसरा कि भारत में पूछा जाए कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुई, जहां पर सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए पहली बार प्रोविजन किया, रिक्रूटमेंट द सिविल सर्विसेज द बेसिक ओपन कंपटीशन वाज द इंट्रोड्यूस। तो भारत में पहली बार जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत जो है वो 1853 के चार्टर के माध्यम से की गई। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ये फिर ये आपका सेकंड फेज हो जाता है कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज, अब आते हैं कंपनी शासन का अंत, एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल या एंड ऑफ कंपनी रूल। और अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हुआ क्या कि 1857 की जो म्यूटिनी थी, क्रांति थी, उस क्रांति ने ब्रिटिश एम्परर को हिलाकर रख दिया, जिसको दबाने के लिए काफी हद तक उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल काफी मतलब पूरी तरह से कमजोर सिद्ध हुआ। और फिर कंपनी ने 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम लागू किया, और इस एक्ट के माध्यम से भारत सरकार कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरण ट्रांसफर कर दिया। द ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब डायरेक्ट वहां से कंट्रोल होगा। अब बीच में जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी है, आपके पास किसी भी प्रकार का व्यापार मतलब कि वो आप केवल व्यापार करो, ठीक है ना, शासन हम करेंगे, गवर्नमेंट हम संभालेंगे, आप व्यापार करो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर वेर एबलिश्ड, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर राज्य के लिए भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर्स की शक्तियां उनको दे दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ कहता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड
हु वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है ना। और जितनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कह सकते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी भी शक्तियां थी सब इसको पकड़ा दी गई। क्लियर कहानी। और इसकी सहायता के लिए जो सेक्रेटरी था, इसकी सहायता के लिए एक 15 काउंसिल का 15 सदस्यों का एक काउंसिल, एक 15 मेंबर्स की एक काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जो इस सेक्रेटरी को एक तरह से भारत पर शासन करने में मदद कर सकें, ठीक है ना। और बाद में गवर्नर जनरल उनके एजेंट थे और उन्हें भारत के वायसराय के रूप में जाना जाता, ठीक है ना। और फिर जो गवर्नर जनरल वाज हिज एजेंट, और एक तरह से एजेंट थे, ठीक है ना। वी नो द विक्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एजेंट भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग was the appointed as the first viceroy of India, ये वायसराय ऑफ इंडिया, सॉरी वायसराय, ये वायसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, जिन्हें कह सकते हो कि 1857 की क्रांति और 1858 में अपॉइंट किया गया। क्लियर कहानी। सेम कहानी होती है कि जब कोई एक्ट बनता है, उस एक्ट में बहुत कमियां होती हैं, उसको दूर करने के लिए फिर दूसरा एक्ट बनाओ, बस यही हुआ। अब यहाँ पर जो आपका इंडिया गवर्नमेंट एक्ट बना 1858 का, 1858 का, इस एक्ट में भी काफ़ी कमियां थी और उस कमियों को समाप्त दूर करने के लिए जो छोटे छोटे एक्ट बनाए गए उनको बोला गया भारतीय परिषद अधिनियम, हिंदी में बोला गया भारतीय परिषद अधिनियम और इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है ना। भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहला एक्ट इन सब कमियों को दूर करने के लिए जो बना वो था 1861 का। तो द एक्ट enlarged the council of गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल फॉर द मेकिंग लॉ बाय एडिंग द नॉट लेस देन 6 द मोर देन 12 मेंबर। तो यहाँ पे वही कहा गया कि अधिनियम में कम से कम 6 और 12 सदस्य जोड़कर कानून बनाने की गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, उसमें से आधे गैर सरकारी सदस्य, ठीक है एक्ट। और फिर ये भारतीय पहली बार कानून के, अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, 1861 के बाद इंडियंस ने भारतीयों को पहली बार ऐसे कामों में यानी कि कानून बनाने के जो है तो काम में जोड़ा गया था, ठीक है ना। और भारतीय गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जो इंडियंस थे वर द पार्ट ऑफ काउंसिल द गवर्नर जनरल एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर थे लेकिन थे यहाँ पर सदस्य, ठीक है ना। और फिर शक्ति के बहाल किया, सिंपल सी बातचीत है, ये तो साथ में मैंने बता दिया, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा कोई। और गवर्नर को थोड़ा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की, ठीक है ना, और एक थोड़ा सीमाओं को बदलने का अधिकार वगैरह यहाँ पर दिया गया। फिर इसके बाद इसमें भी काम जब नहीं बना तो 1919 का एक भारत इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसको बोला जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक ना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक ना, मोर्ले मिंटो, जॉन मोर्ले, और साथ में इसमें दो लोग जो है तो इसमें मिंटो, एक लॉर्ड मिंटो और जॉन मोर्ले, ये दो व्यक्तियों की समिति थी, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला गया, ठीक है ना। तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे जॉन मोर्ले और भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म रखा गया। और इसने भी जो है तो काफ़ी हद तक काम किया। और बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ चालू की कि भारत में तब तक थोड़ा सा कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता अपना रंग धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी थी। हिंदू मुस्लिम कुछ दंगे वगैरह हो चुके थे, कुछ थोड़ा टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में कह सकते हो कि उनको थोड़ा सा प्रॉपरली जो है तो कह सकते हो कि कम्युनल इलेक्ट्रेट, इसलिए इनको जो है तो क्या बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, यानी कि सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो सांप्रदायिकताओं को जो तो थोड़ा सा प्रयास किया इनको दबाने का, उस तरह से। क्लियर कहानी। फिर उसके बाद केंद्र के साथ में प्रांत विधान थोड़ा सा मतलब भारतीयों का जुड़ाव, यानी कि भारतीयों की जो धीरे धीरे पार्टनरशिप है, भागीदारी है, वो बढ़ने लगी, इतनी सी बातचीत है। मेन चीज आपको लास्ट में ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा जो हैं ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, उन्हें कानून के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन, ठीक है ना, द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले जो कह सकते हो कि सदस्य बने थे ये आपके, ये सभी जो है तो बेसिकली 1909 के इस एक्ट के माध्यम से बने थे। सबको समझ में आ रही बातें मेरी?
क्लियर कहानी। अब आते हैं, अब देखो ये आपका सेकंड फेज कंप्लीट हो जाता, थर्ड फेज कंप्लीट हो जाता है, सॉरी थर्ड फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ फेज की ओर, चौथे फेज की ओर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। चौथा फेज है आपका, देखिए 1919 से 1947 तक आपका फोर्थ फेज काम करता है। 1919 से 1947 तक आपका फोर्थ फेज काम करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएंगे आप, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब क्या था कि जो 1858 में जो एक्ट बना था भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसमें काफी कमियां थी। उसको ठीक करने के लिए 2 इंडियन काउंसिल एक्ट भी लेकर के आएगा, लेकिन फिर भी उसकी कमियों को दूर नहीं किया जा सका। तो फिर इन्होंने सबसे अच्छा सोचा कि उस एक्ट को समाप्त ही कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि 1919 का दूसरा, यानी कि सेकंड आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, दूसरा भारत सरकार अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है। और इस एक्ट के माध्यम से फिर से कुछ और चीजों को शामिल करने का प्रयास किया, कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तब तक मैं आपको बताऊं तो कि भारत में बहुत सारी इवेंट हो चुकी थी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन हो चुका था, कांग्रेस की भी भूमिका बढ़ चुकी थी, नरम दल गरम दल उस समय काफी एक्टिव थे। तो एक तरह से राजनीतिक तौर पर भारतीय अपना प्रतिनिधित्व लगातार ज्यादा मांग रहे थे। उस समय जो रेजोल्यूशनरी हैं, जिनको हम क्रांतिकारी बोलते हैं, रेजोल्यूशनरी भी जो है तो अपना काम कर रहे थे, उनके तरफ से भी जो है तो एक प्रयास किया जा रहा था स्वराज्य के लिए, ठीक ना, शासन के लिए। तो इन सभी के बीच में जो है तो आपका 1919 का भारत, उस समय तक महात्मा गांधी जी भी जो है तो काफी एक्टिव हो चुके थे, और उनके खासकर शुरुआती असहयोग आंदोलन वगैरह काफी उस समय सपोर्ट, मतलब बहुत सारी वहाँ उस समय तक भारत में ऐसी कुछ इवेंट हो चुकी थी कि यहाँ पर अंग्रेजों को कुछ बेहतर करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए इन्होंने 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बनाया। 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसको मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत के राज्य सचिव जो वाइसराय लॉर्ड चेक्सफोर्ड ने बेसिकली इसको पेश किया था, इसलिए इनके नाम से जाना जाता था। पहली बार भारत में डॉयची, यानी कि डुअल फ्रॉम द गवर्नमेंट, दोहरी शासन व्यवस्था की बातचीत की गई कि केंद्र की अपनी अलग व्यवस्था होगी, राज्य की अपनी अलग व्यवस्था होगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था, बहुत सारे जो है तो रियासतें थी, और यहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था चलाना मुश्किल था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डॉयची जो शासन व्यवस्था थी, उस समय वहाँ उस समय के जो राजा थे, जो भी राजा रजवाड़े थे, उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया था, ठीक है ना। वो सब बातें इसमें मैंने नहीं लिखी है। तो कानून को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, एक सेंट्रल लॉज और दूसरा जो है तो आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट। तो प्रोविजनल सब्जेक्ट जिसको प्रांतीय कानून बोला गया, और दूसरा सेंट्रल प्रोविजनल, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सेंटर, जैसे वर्तमान में हम बोलते हैं ना यूनियन लिस्ट, तो पहले सेंट्रल लिस्ट और राज्य स्टेट लिस्ट को बोलते थे प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है ना, प्रांतीय कानून। तो 2 कानून 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। और साथ में कैटेगरी बनाई गई, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व मतलब कि कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रहेंगे मतलब कि जिनको केंद्र ही विधि बनाएगा, और कुछ ट्रांसफर्ड होंगे, यानी केंद्र भी बना सकता है उस पर विधि, और मतलब कि सेंट्रल भी बना सकता है, और आपका प्रोविंशियल भी जो है तो प्रोविंशियल भी वहां पर कानून बना सकता है। प्रोविजनल मैंने बोल दिया, प्रोविंशियल बोलता है वहां पर, तो प्रोविंशियल भी वहां पर कानून बना सकता है। तो सिंपल सी बातचीत यहाँ पे आपको कहता है, समझ में आ रहा है सभी को। बाकी ये व्यवस्था की बातचीत करता है, पढ़ लेना, इतनी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बाकी केंद्र सरकार राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी, उत्तरदायी थी। अगली चीज, ठीक है ना, उच्च सदन आपका अपर हाउस और लोअर हाउस की बातचीत भी तभी 1919 के उसमें की गई। वर्तमान जो भारतीय व्यवस्था है, संविधान है, उसके हिसाब से अपर हाउस किसको बोलते हो आप? राज्यसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस। क्यों अपर हाउस है राज्यसभा? सर वो स्थायी है इसलिए। वो स्थायी है क्योंकि उसका रिजोल्यूशन नहीं होता, विघटन नहीं होता। और लोअर हाउस आपकी है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर कहानी। अब
क्या हुआ कि 1919 में बहुत सारे कमियां थी, भारतीयों ने काफी विरोध किया कि इस कमियों को दूर किया जाए। तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन फिर भी कमियां थी, तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसको बोला गया साइमन कमीशन। 1927 में इस आयोग को भारत में आया गया, ठीक है। अब 7 सदस्यीय कमीशन था, लेकिन सबसे मजेदार बात थी कि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारत का नहीं था, सभी ब्रिटिश थे। तो यहाँ पर भारत में काफी विरोध हुआ। आपको पता भी होगा, श्री लाला लाजपत राय जी ने भरपूर प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज में उनकी डेथ भी हुई, ठीक है ना। लाठीचार्ज में जो भी वो सीरियसली हर्ट हो गए, तो उसके बाद उनकी डेथ हुई। और फिर भगत सिंह की कहानी वगैरह सबको आपने पिक्चर देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको याद होंगी। तो काफी इसका विरोध हुआ, और विरोध भी इसीलिए हुआ, गो साइमन गो के नारे लगाए गए कि इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी मेंबर भारत का नहीं था, और आप भारत के लिए यहाँ पर चाह रहे हो कि आप वहाँ पे व्यवस्था सुधार करना, और वहाँ पर भारत का भी एक सदस्य ना हो, तो कैसे हो सकता है। तो काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी, इन सब विरोध के बावजूद भी। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। क्लियर कहानी। अच्छा, इस बीच ये तो चलिए 1930-35 का, लेकिन इस बीच एक चीज और इतिहास में पढ़ी जा, हुआ क्या जब भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध किया कि गो साइमन, स्टेट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बेकनहेड। तो लॉर्ड बेकनहेड ने चुनौती दी, चैलेंज किया इंडियंस को कि ठीक है भैया, तुम में दम हो तो तुम कोई अच्छा सा विधान बना लो अपने लिए। तो उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, कि भाई ठीक है हम बना लेते हैं। तो वहां पर मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इन्होंने एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है ना। और इसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया। 10 अगस्त 1928 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, और यकीन मानिए कि बहुत शानदार ये ड्राफ्ट था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भारत के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपका ये जो ड्राफ्ट है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कह के इसको मना कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। और फाइनली अंग्रेजों ने अगला एक बड़ा चाल खेला, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का भारत शासन अधिनियम एक कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रावधानों की बातचीत करता था, और ऐसा कहा भी जाता है कि वर्तमान में जो आपका भारत संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट, यानी कि 50 से 60% जो पार्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है। मतलब यदि आप भारत शासन अधिनियम आपको नेट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के थोड़ा सा भारत शासन अधिनियम को देखो, और उसके बाद आप भारतीय संविधान को देखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल काफी हद तक यहाँ से प्रावधानों को लिया गया है, बेसिक फेरफार कुछ चेंजेस करके जो है तो आपका संविधान बना, लेकिन अधिकांश चीजों को वहां पर लिया गया। उसकी बहुत सारी वजह भी थी, क्योंकि एक व्यवस्था थी। अभी भी देखो हमारे देश में 1860 की हम आईपीसी चला रहे हैं, 1861 का पुलिस एक्ट काम कर रहा है, 1872 का एविडेंस काम कर रहा है, ठीक है ना, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, 1882 का टीपी काम कर रहा है, 1881 का जो है तो आपका म्युनिसिपल इंस्ट्रूमेंट एक्ट काम कर रहा है। यदि अपन सिविल जज 1908 का जो है तो सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी तो चलो 1898 की काफी समय तक चली है, 1973 में जाकर के आपका 1 अप्रैल 1974 से ये जो नई सीआरपीसी आपकी लागू हुई, तो उसके पहले तो आपकी अंग्रेजों की सीआरपीसी हमारी चल रही थी। तो कहने का मतलब है कि उस समय तक भारत की जो व्यवस्था थी वो इस हद तक काफी अडॉप्ट कर चुके थे हम ब्रिटिश जो लॉ रूल्स रेगुलेशन है, कि एकदम से बड़ा बदलाव करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए प्रयास किया गया कि कुछ बेसिक चीजों को हम एज इट इज लें, और उसको भारतीय, यानी उसको थोड़ा सा इंडियन भारतीय रूप में ढाल करके उसको यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के भारत शासन अधिनियम बेसिकली बातचीत करता है कि एक
अखिल भारतीय यानी कि यहाँ पर बातचीत किया गया कि एक बिल्कुल आप कि ऑल इंडिया फेडरेशन विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूट ब्रिटिश इंडिया, एक संघात्मक शासन की बातचीत की गई, केंद्र और राज्य सरकार की बातचीत की गई, लेकिन ये कहा गया कि जितने भी राज्य हैं यानी राजा रजवाड़े हैं सभी जो है तो इसमें शामिल हों। कई राजाओं ने इसका भी विरोध किया, ठीक है ना, कई राजाओं ने इसका विरोध किया, सहमत नहीं थी कि हम कभी भी जो है तो संघ यानी कि अब एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर शक्ति को जो है तो हम अपनी सहमति प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप एक मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, इतने ज्यादा इनमें डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफी हद तक भारतीय संविधान के प्रावधानों जैसा है, ठीक है ना, क्लियर। हर चीजों को यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है तो देखिए यहाँ पर सूचियां भी यहाँ पर बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और राज्य सूची, ठीक है ना। तो यहाँ फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट यहाँ पर बनाई गई, ठीक है ना। और द्विसदनीय यहाँ पर बातचीत की गई, सभी बातचीत यहाँ पर की गई। सुप्रीम अधिनियम, संघीय न्यायपालिका यानी कि कह सकते हो कि फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की बातचीत की गई। फेडरल कोर्ट इसलिए आप देखो फेडरल कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना जो है तो आपका इसी के द्वारा। और ये जो 1935 के भारत शासन नियम के द्वारा फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, ये कब तक काम किया है इसने, हमारा जब तक हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टेब्लिश नहीं हो गया था, यानी 28 जनवरी 1950 तक फेडरल कोर्ट ने अपना काम किया है। इसीलिए कुछ जजमेंट आप लोग को फेडरल कोर्ट के पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो फेडरल कोर्ट की बातचीत यहाँ पर इसलिए की जाती है। तो एक मुख्य न्यायमूर्ति और 6, तो यहाँ पर एक सीजीआई प्लस 6 जो है तो आपका जज, यहाँ पर चीफ जस्टिस, सीजीआई बोलेंगे, सीजीआई चीफ जस्टिस, सॉरी वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखने की आदत है। तो एक चीफ जस्टिस और 6 जस्टिस यहाँ पर इसके बनाए गए। सिंपल सा प्रावधान था। फिर आया आपका 1942 में क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपनी यहाँ पर पहली बार भारत को डेमोनियन अधिकार दिया, ठीक है ना, और ये कहा कि भारत जो है तो अपना संविधान बना सकता है। क्रिप्स मिशन से बातचीत चालू हुई भारत के संविधान की ओर बातचीत करने की, बनने की बातचीत करने की। और इसी क्रिप्स मिशन के बाद फिर आपका कैबिनेट मिशन योजना बातचीत करती है। तो ये आप हम सेकंड फेज में चलेंगे, यानी कि कल हम ये इन सब चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी बातें हैं और कई चीजों को यहाँ पे हमको कवर करना है।